हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो IBPS RRB का एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन फॉर द ईयर 2021 आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे कि फॉर्म भरने से पहले क्या कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो जो IBPS RRB का एग्ज़ाम होता है ये आपका दो पोस्ट के लिए होता है। एक पोस्ट होती है आपकी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और एक होती है आपकी ऑफिसर स्केल 1 to 3। अब जिसमें अगर आप देखते हैं तो ये है आपका ग्रुप ए का एग्ज़ाम स्केल 1, 2 और 3 के लिए, और ये होता है आपका ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम मल्टीपर्पज़। अगर इसमें आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो कंप्लीट PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। अब इसमें क्या है, ये यहाँ पर आपको दिया गया है नेम ऑफ़ द रीजनल रूरल बैंक, इसका जो प्रेजेंट हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है और ये कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करता है। अब इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जैसे आप देखें कि यहाँ पे स्टेट है तेलंगाना, तो जैसे कि अगर आप स्टेट तेलंगाना सेलेक्ट करते हैं तो जो तेलंगाना के बैंक होंगे आप सिर्फ उन्हीं बैंक्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आपको स्टेट भी ध्यान से सेलेक्ट करना रहेगा। कोशिश करिए कि आप इसमें अपना जो होम स्टेट रहेगा वही सेलेक्ट करें, ठीक है। ये वाली जो है लिस्ट की पूरी आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये हैं, ये बहुत सारे हैं बैंक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मतलब अगर कोई कैंडिडेट IBPS RRB का एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहता है तो क्या कुछ जो हैं उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो होना चाहिए सिटीज़न ऑफ इंडिया। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो क्रूशियल डेट है एज देखने के लिए वो है आपकी 1/6/2021। तो इसका ये है कि जो आपका ऑफिसर स्केल 3 मतलब जो सीनियर मैनेजर वाली है पोस्ट, उसमें आपकी जो एज है वो मिनिमम अबव 21 ईयर्स होनी चाहिए और बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और ये है आपका ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर। नेक्स्ट है आपका ऑफिसर स्केल 1 मतलब ये ऑफिसर स्केल मल्टीपर्पज़, मतलब जो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं वो ऑफिस असिस्टेंट मतलब जो मल्टीपर्पज़ वाली पोस्ट होती है इसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं। जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है आप देखें, आपकी एज होनी चाहिए 18 से 28 साल के बीच में। और जो आपकी क्रूशियल डेट्स हैं वो ये हैं कि जो आपका बर्थ डेट है वो 2/6/1993 के बाद होना चाहिए और 1/6/2003 के पहले का होना चाहिए। मतलब अगर आपकी बर्थ डेट इन दोनों डेट्स के बीच में आ रही है तो आप IBPS RRB में ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अब इसी के साथ जो एज रिलैक्सेशन है ये आपको अपर एज में मिलता है। मतलब जैसे अगर आप देखें, अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म 18 से 40 साल के लिए है वैलिड, और अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो ये आपका 18 से 45 साल हो जाएगा। ये होता है एज रिलैक्सेशन का मतलब, ठीक है। और ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो EWS कैटेगरी वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको अपना EWS सर्टिफिकेट जो है वो आपका 2021 के लिए वैलिड होना चाहिए। मतलब आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के पहले का बना होना चाहिए। मतलब जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो आपका 2011 ईयर के लिए डेफिनेटली वैलिड होना चाहिए, तब आप EWS कैटेगरी से ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपकी ऑफिस असिस्टेंट वाली जो पोस्ट होती है जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, उसकी जो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होना चाहिए। मतलब आप किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और इसी के साथ अगर आप ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट भरना चाहते हैं तो इसी के लिए भी आपको बैचलर की डिग्री जो है वो किसी भी एक अच्छे जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपको बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हाँ, जो भी आपका फाइनल रिज़ल्ट है वो 28/6/2021 से पहले आ जाना चाहिए। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं और आपका रिज़ल्ट 28/6/2021 से पहले आ चुका है तभी आप इस IBPS RRB का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट इस डेट के बाद आया है तो आप IBPS RRB का फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब फ़ाइनल रिज़ल्ट जो आपका आता है लास्ट सेमेस्टर का। और इसी के साथ जो आपकी एग्ज़ाम फ़ी है वो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए फॉर
ST/SC PWD कैंडिडेट्स के लिए है 175 और जो अदर कैटेगरी वाले हैं एस्पिरेंट्स उनकी फ़ीस है 850। और ऑफिस असिस्टेंट वाला जो पोस्ट होती है उसके लिए भी सेम 175 फॉर SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन एस्पिरेंट्स के लिए और 850 फॉर ऑल अदर एस्पिरेंट्स। अब अगर आप देखें तो ये वाला जो एग्ज़ाम है आपका ऑफिस असिस्टेंट वाला मल्टीपर्पज़, ये होता है आपका प्रीलिम्स, मेंस और फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन जो आपका ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 होता है उसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस के साथ आपको इंटरव्यू भी देना होता है और इंटरव्यू के टाइम पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाता है। तो जो आपका ऑफिस असिस्टेंट वाला है ये आपका 45 मिनट्स का होता है पेपर, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चंस आपके क्वांट के पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एग्रीगेट टाइम होता है टोटल 45 मिनट का, ठीक है। और सेम है आपका ऑफिसर स्केल 1, मतलब जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए वो सेम होता है। मतलब 40 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग और क्वांट के पूछे जाते हैं और एग्रीगेट टाइम आपको 45 मिनट्स का मिलता है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस के एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो जो ऑफिस असिस्टेंट मतलब जो मल्टीपर्पज़ वाला होता है एग्ज़ाम, उसमें आपके 5 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, या तो आप इंग्लिश या हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो भी स्टेट आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और होता है आपका न्यूमेरिक एबिलिटी। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन होते हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं और आपको एक कंपोजिट टाइम दिया जाता है 2 घंटे का, मतलब टोटल टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। और सेम है आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए, और इसमें क्लियरली दिया गया है कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर 4A और 4B, मतलब इन दोनों में से आप कोई भी एक लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये कुछ आपके सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं जो आप जब एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे वो आपको फॉलो करना है। आपको एक मास्क ज़रूरी पहन के जाना है, ग्लव्स अगर आप चाहें तो पहन के जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो मैंडेटरी नहीं है। आपको एक वाटर बॉटल अगर आप चाहें तो वो लेके जा सकते हैं, एक हैंड सैनिटाइज़र अगर आप चाहें तो वो लेके जा सकते हैं, एक सिंपल पेन वो आपको लेके जाना है, और जो भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं जैसे आपका एडमिट कार्ड हुआ, आपका ये ID प्रूफ हुआ, फ़ोटो ID की कॉपी हुई, और एक आपका जो एडिशनल फ़ोटोग्राफ है, ये सब आपको वहाँ पर लेके जाना रहेगा। और अगर आप PWD कैंडिडेट में से बिलोंग करते हैं तो आपको स्क्राइब भी लेके जाना होगा। तो स्क्राइब के पास ये सब जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं पॉइंट नंबर 7 में, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि अगर आपको ये वाला फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक एडिशनल वीडियो बनाऊं कि आपको IBPS RRB का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक आपको पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। अब इसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो फ़ोटोग्राफ है उसकी साइज़ होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। आपको इसमें फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, और उसी के साथ आपको एक हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है वो भी अपलोड करना है। अब आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि पहले जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता था उसमें आपको अपना नाम जो था वो मेंशन नहीं करना होता था, लेकिन अब जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आया है उसमें आपको अपना नाम भी मेंशन करना होगा, जो कि आप ये पॉइंट नंबर 4 में देख सकते हैं कि आई नेम ऑफ द कैंडिडेट डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. तो ये वाला जो है पूरा टेक्स्ट ही आपको लिखना होगा, उसके बाद उसको स्कैन करना होगा, उसके बाद आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म में अपलोड करना रहेगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा, और ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं। और जो आपका ऑनलाइन पेमेंट है वो 8 जून से आपका 28 जून के बीच में आपको करना रहेगा, ठीक है। ये सब आपको अपलोड करना है। अब इसी के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं आपके IBPS RRB को लेके वो हम देख लेते हैं। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है आपका वो 8 जून से आपका 28 जून के बीच में होगा। जो आपका पेमेंट है वो भी आपको 8 तारीख से 28 तारीख के बीच में करना रहेगा। और जो अगर आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका प्रीलिम एग्ज़ाम का ट्रेनिंग होता है, अगर कंडीशंस आपकी मतलब सेटिस्फैक्ट्री रहीं कि मतलब प्री के एग्ज़ाम की जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई जा सकती है, तो वो आपकी होगी 9/7/2021 में
सॉरी 9/7/21 में आपका प्रीलिम्स का ट्रेनिंग का एडमिट कार्ड आएगा, और जो प्रीलिम्स की ट्रेनिंग होगी आपकी वो होगी 19 अगस्त से आपकी 25 अगस्त के बीच में। और जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो जुलाई से अगस्त के बीच में 2021 में कराया जा सकता है। अब आप इसमें एक बात बताइए कि जो प्रीलिम्स की ट्रेनिंग हो रही है वो आपकी 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक आपकी प्रीलिम्स की ट्रेनिंग होगी, और जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो जुलाई से अगस्त के बीच में करवाया जा सकता है। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का वो होगा आपका अगस्त में। ये है आपका एडमिट कार्ड के डाउनलोड की डेट्स, ये थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न हो गया है, सॉरी। और जो आपका रिज़ल्ट आएगा प्रीलिम्स का वो आएगा आपका सितंबर 2021 में। जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है उसके आपके एडमिट कार्ड आएंगे सितंबर में। मेंस आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर-अक्टूबर 2021 में कराया जा सकता है। रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी आ जाएगा अक्टूबर में। और इसी के साथ आपका ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 का जो इंटरव्यू होगा वो भी आपका अक्टूबर और नवंबर 2021 में करा दिया जाएगा। और जो आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आएगा जनवरी 2022 में। मतलब अगर आप देखते हैं तो आरआरबी आपको रफली 6 से 7 महीने में एक जॉब हाथ में दे देगी। यहीं एसएससी आपका एक जॉब देने के लिए 2 से 3 साल का समय लगाती है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं। तो जो भी एसएससी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं अगर उन्हें जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए तो वो 2 से 3 महीने में आईबीपीएस आरआरबी की भी बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं और कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसीज़ का ब्रेकअप है। तो ये आप देखें, आंध्र प्रदेश में 1, 2, 3 बैंक हैं, जिसमें एक बैंक में तो वैकेंसीज़ ही नहीं है, बाकी 2 बैंक में वैकेंसीज़ हैं। तो इसके हिसाब से आप जो आपका स्टेट है उसकी वैकेंसीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे मध्यांचल ग्रामीण बैंक में सिर्फ आप देखेंगे 12 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे 63 वैकेंसीज़ हैं। तो MP में भी काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं, ये है आपका ऑफिसर स्केल 1। तो इसमें किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, अदरवाइज़ PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी अच्छे से चूज़ करना रहेगा। तो कौन से स्टेट में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है और जो आपका मेंस का एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप अपने प्रीलिम्स और एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी अच्छे से चूज़ करें। जैसे मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, तो यहाँ पे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन, यहाँ पे आपका होगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। और जो आपका मेंस का होगा एग्ज़ाम वो होगा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में। अब जो आपकी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये है कि जो आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है उसकी साइज़ होनी चाहिए 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर, और जो उसका साइज़ है वो होना चाहिए आपका 20 से 50 KB के बीच में। अब ये बहुत लोगों को दिक्कत आती है साइज़ के कन्वर्ट करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँ कि कैसे आपको जो आपका फ़ोटो और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी साइज़ कैसे चेंज करना है, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक अलग सी वीडियो आपको बना दूँगा। उसके बाद जो आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है उसका साइज़ होना चाहिए आपका 10 से 20 KB के बीच में, और ये आपका ठीक है। और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन उसका होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में। जो आपका सिग्नेचर है उसका साइज़ होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में, और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा उसका साइज़ होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, जो कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास ये फॉर्म होना चाहिए। इसमें आपको कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, नेम ऑफ़ द बैंक, डेट ऑफ़ द एग्ज़ाम, नेम ऑफ़ द एग्ज़ाम लिखना है आपको, डेट ऑफ़ द एग्ज़ाम और एग्ज़ाम सेंटर का नाम, ये सब आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है EWS, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। EWS का जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो 2021 वाला जो है वो वैलिड रहेगा। तो आपको कोशिश करना है कि आपका EWS सर्टिफिकेट 1/4/2021 से लेके आपका 31/3/2022 के बीच में बना होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ कि आपको IBPS RRB का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको फ़ोटो या फिर
हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है उसको एडिट करने में या फिर उसकी साइज़ को कंप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।